हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एसएससी जीके जीएसवाई मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे उत्तर प्रदेश की विभिन्न जनजातियां। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की विभिन्न जनजातियां। भारतीय संविधान में आदिवासियों को जनजाति ट्रिब्यू से संबोधित किया गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी, गोंड, खारवाड़, खैरवाड़, पहरिया, बेगा, पंखा, पानिका, अगरिया, पटारी, चेरो, भुइया, भुनिया और थारू आदि जनजातियां निवास करती हैं। इसके अलावा प्रदेश में खरवार व माहीगीर जनजातियां भी निवास करती हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्य जनजातियों का विवरण इस प्रकार दिया गया है कि थारू जनजाति निवास क्षेत्र। थारू उत्तर जनजाति उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एवं तराई क्षेत्र में निवास करती हैं। उत्पत्ति एवं वंश, ये किरात वंश के हैं तथा कई उपजातियों में विभाजित हैं। थारू नाम की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकार द्वारा अनेक संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। कुछ विद्वानों के विचार से थार का तात्पर्य है मदिरा और थारू का अर्थ है मदिरापान करने वाला। क्योंकि ये मदिरा का सेवन पानी की तरह करते हैं, अतः थारू कहलाते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि थारू जाति के लोग राजपूताना के थार मरुस्थल से आकर यहाँ बसे हैं, अतः थारू कहलाते हैं। शारीरिक गठन, थारू जाति के लोग कद में छोटे, चौड़ी मुखाकृति और पीले रंग के होते हैं। पुरुष और से स्त्रियों अधिक आकर्षक और सुंदर होती हैं। वेशभूषा, थारू पुरुष लंगोटी की भांति धोती लपेटते हैं और बड़ी चोटी रखते हैं जो हिंदुत्व का प्रतीक है। थारू स्त्रियां रंगीन लहंगा, ओढ़नी, चोली और बूटेदार कुर्ता पहनती हैं। इन्हें आभूषण प्रिय है। शरीर पर गुंदना भी इन्हें रुचिकर लगता है। आवास एवं गृह, थारू जाति के लोग अपना घर मिट्टी और ईंटों पर नहीं बनाते हैं। इनके मकान लकड़ी के लट्ठों और नरकुलों के द्वारा बनाए जाते हैं। इनके मकान उत्तर दक्षिण की ओर होते हैं और द्वार पूर्व की ओर होता है। इनके मकान में कई कमरे होते हैं। घर में एक पूजा घर भी होता है। भोजन, थारू का भोजन मुख्य रूप से चावल है। मछली, दाल, गाय भैंस का दूध, दही तथा जंगल से आखेट किए जंतुओं का मांस भी खाते हैं। ये सुअर और मुर्गी पालते हैं और इनका मांस एवं अंडे का भी प्रयोग करते हैं। इनके भोजन का समय निर्धारित की होता है। समयानुसार उनके अलग अलग नाम हैं, जैसे कलेवा प्रातःकाल का नाश्ता, मिजनी दोपहर का भोजन और बेरी शाम का भोजन। थारू लोग मांस और मदिरा का खूब प्रयोग करते हैं। मदिरा थारू का मुख्य पेय है जिससे वे सभी शुभ अवसरों पर खूब पीते हैं। ये चावल द्वारा निर्मित जाड़ द्वारा नामक मदिरा को स्वयं बनाते हैं। पारिवारिक व्यवस्था, थारू जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा है। नेपाल की तराई में अनेक ऐसे थारू मिलते हैं जिनके पारिवारिक सदस्यों की संख्या 500 तक होती है। परिवार का वृद्ध व्यक्ति ही संपूर्ण परिवार का मुखिया होता है, जो परिवार के अन्य सदस्यों को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य सौंप देता है। फिर वही व्यक्ति उस कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। कार्यों में एक पखवाड़े के बाद परिवर्तन कर दिया जाता है जिससे कार्यों के प्रति सरसता बनी रहे। थारू जनजाति में संयुक्त पारिवारिक जीवन की प्रथा है। यहाँ सास बहू, भाई बहन, माँ बेटी, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, नंद भावज और देवर भौजाई के उपपक्षीय अर्थात कटु एवं मधुर संबंधों का आकर्षण रूप दिखाई देता है। विवाह प्रथा, थारुओं की विवाह प्रथा अत्यंत विचित्र है। इनमें वर पक्षी की ओर से किसी मध्यस्थ व्यक्ति द्वारा विवाह की बातचीत चलाई जाती है। अधिकांशतः इन लोगों में विवाह फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होते हैं, किंतु कुछ लोगों के विवाह वैशाख में शुक्ल पक्ष में भी होते हैं। थारुओं में अभी तक बदला विवाह अर्थात बहनों के आदान प्रदान की प्रथा थी, परंतु अब कम होती जा रही है। दोनों ओर से जब विवाह तय हो जाता है तो उसे पक्की पोड़ी कहते हैं। उस समय दोनों पक्षों में एक समझौता होता है जिसके अंतर्गत वर पक्ष के लोगों को एक निश्चित मात्रा में चावल, दाल इत्यादि वधू बल पक्ष वाले को उस समय तक देना पड़ता है जब तक कि वधू का विवाह नहीं हो जाता। थारू लोग अपनी बारातें गांव के बाहर चप्पेदार खेतों में ठहराते हैं। द्वारचार के समय लड़के और लड़की के पिता को एक अंगोछे से बांध दिया जाता है, फिर 20 तक गिनती पढ़कर छोड़ देते हैं। थारू में विधवा विवाह की भी प्रथा है। यदि कोई विवाहित लड़की जिसका
गोना न हुआ हो अथवा उसका पति मर जाए तो उसका पिता उसे किसी के घर भेज देगा और बिरादरी को एक भोज देगा। इसी प्रकार के विवाह भोज को लटभरवा भोज कहते हैं। यदि किसी विवाहित स्त्री का पति जिसका गोना हो चुका हो मर जाता है तो उसकी लड़की के ससुराल वाले किसी युवक को खोज कर लाते हैं और घर के बाहर लड़की को लड़के और लड़की को लड़की के पोशाक पहना देते हैं। तदुपरांत लड़की आगे आगे तथा लड़का पीछे पीछे अपने मकान में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत करने लगते हैं। धर्म थारू हिंदू धर्म को मानते हैं। इनके अनेक देवी देवता होते हैं। ये भूत प्रेत और जादू टोना इत्यादि में विश्वास करते हैं। ये देवी काली को अधिक मानते हैं। भैरव और महोदय भी इनके अपराध हैं। इनका शिवलिंग पत्थर का न होकर बांस का होता है। ये राम कृष्ण की भी पूजा करते हैं। थारुओं के अनेक छोटे छोटे देवी देवता भी होते हैं। ये पीपल की पूजा करते हैं। इनके अतिरिक्त ये कहीं गाय बंदर एवं सांप की भी पूजा करते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। त्योहार एवं पर्व। थारू जनजाति के लोग हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाते हैं। मकर संक्रांति, होली, कन्हैयाष्टमी, जन्माष्टमी, दशहरा और बजहर थारुओं के मुख्य त्यौहार हैं। होली के दिन में ये स्त्री पुरुष दोनों ही मदिरा पीकर गाते हैं तथा साथ साथ नशे में मस्त होकर नृत्य करते हैं। होली का पर्व फाल्गुन पूर्णिमा में 8 दिनों तक लगातार मनाया जाता है। इस पर्व के अवसर पर रंग अबीर का खुलकर प्रयोग होता है। बजहर नामक त्यौहार ज्येष्ठ अथवा बैसाख के दिनों में होता है। उस दिन गांव की समस्त स्त्रियां गांव छोड़कर खाना बनाने के आवश्यक सामान के एक साथ समीप के किसी ऐसे स्थान पर चली जाती हैं जहां पीपल अथवा बरगद का पेड़ होता है। उस स्थान पर वे सभी खाना बनाती हैं। इसके बाद भोजन कर पूजा पाठ और नृत्य संगीत आदि का कार्यक्रम होता है। पुरुष भी वहीं पर भोजन इत्यादि करते हैं, लेकिन रात्रि के समय उनका वहां रहना वर्जित होता है, जबकि स्त्रियां रात्रि में वहीं रहती हैं। मकर संक्रांति और दशहरा का पर्व थारू लोग बड़े उल्लास से मनाते हैं। मकर संक्रांति को प्रातः जल्दी सोकर उठते हैं तथा नदी या तालाब में स्नान आदि कर एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। दान पुण्य आदि भी किया जाता है। इस दिन थारू खिचड़ी खाते हैं तथा शराब का उसके साथ सेवन करते हैं। रात्रि में नृत्य आदि होता है। दशहरा का पर्व कुछ क्षेत्रों में कुवार माह में मनाया जाता है। दूज के दिन ये लोग मकई और जौ मिलाकर किसी मिट्टी के बर्तन में बोकर रख देते हैं। जब वह उग जाता है तब अष्टमी के दिन देवताओं पर चढ़ाते हैं तथा नवमी के दिन जानवरों को खिलाते हैं। तदुपरांत इन जानवरों की बलि दी जाती है। बलि का गोश्त थारू लोग अपने परिचितों एवं रिश्तेदारों में बांटते हैं। सभी लोग मिलजुल कर गाना बजाना एवं नृत्य करते हैं तथा शराब पीते हैं। अर्थव्यवस्था। थारू की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। ये लोग मुख्य धान की खेती करते हैं। इसके अतिरिक्त दालें, तिलहन तथा गेहूं की भी कृषि करते हैं। प्रत्येक थारू परिवार सब्जी स्वयं उगाता है। सब्जियों में आलू, बैंगन, सेम, चिंचिड़ा, भिंडी, अरई, गोभी, मूली, शलजम, टमाटर, प्याज, लहसुन आदि प्रमुख हैं। इनके अन्य व्यवसाय में पशुपालन, लकड़ी ढुलाई, लकड़ी कटाई, शिकार, वन्य भूमियों से लकड़ी, जड़ी बूटी, फल फूल एकत्र करना आदि कुटीर उद्योग हैं। शिक्षित थारू सरकारी नौकरियों भी करने लगे हैं। भारत तथा उत्तर प्रदेश सरकार थारू जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान हेतु निरंतर प्रयत्नशील हैं। इस हेतु अनेक योजनाओं को भी शुरू किया गया है। लखनपुर जनपद में एक महाविद्यालय थारू जनजाति के लड़के लड़कियों की शिक्षा प्रदान करने हेतु स्थापित किया गया है, जहां पर बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उच्च सरकारी पदों पर कार्य कर रहे हैं। शिक्षा के प्रसार से इस जनजाति के लोगों में सांस्कृतिक चेतना आई है तथा इनका जीवन सुधार रहा है। बुक्सा जनजाति निवास। बुक्सा अथवा बोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करती है। उत्पत्ति एवं शारीरिक गठन। अधिकांश लोगों का मत है कि बुक्सा जनजाति पतवार राजपूत घरानों से संबंध रखती हैं। कुछ विद्वानों ने इन्हें मराठों द्वारा भगाए जाने के बाद यहाँ आकर बस जाना माना है। बुक्सा जनजाति के लोगों का कद और आंखें छोटी होती हैं। उनकी पलकें भारी, चेहरा चौड़ा एवं नाक चपटी होती है। कुल मिलाकर इनका संपूर्ण चेहरा ही चौड़ा दिखाई देता है। जबड़े मोटे और निकले हुए तथा दाढ़ी और मूंछें घनी और बड़ी होती हैं। स्त्रियों में गोल चेहरा, गेहुआ रंग तथा मंगोल नाखून स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। पुरुषों में साम वर्ण के लोग मिलते हैं, जिनके
शारीरिक लक्षण हिंदुओं की नीची जाति के लोगों से मिलते हैं। भाषा बुक्सा लोग प्रमुख रूप से हिंदी भाषा बोलते हैं। इनमें जो लोग लिखना पढ़ना जानते हैं वे देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। भोजन इनका मुख्य भोजन मछली व चावल है। इसके अलावा ये लोग मक्का व गेहूं की रोटी और दूध दही का प्रयोग करते हैं। इन लोगों में बंदर, गाय और मोर का मांस खाना वर्जित होता है। मद्यपान पुरुषों की सामान्य आदत है। वेशभूषा बुक्सा पुरुषों की वेशभूषा में धोती, कुर्ता, सदरी और सिर पर पगड़ी धारण करते हैं। नगरों में रहने वाले पुरुष गांधी टोपी, कोट, ढीली पैंट और चमड़े के जूते, चप्पल आदि पहनते हैं। स्त्रियां पहले गहरे लाल, नीले या काले रंग की छींट का ढीला लहंगा पहनती थी और चोली अंगिया के साथ ओढ़नी, चुनरी सिर पर पहनती थी। लेकिन अब स्त्रियों में साड़ी, ब्लाउज, स्वेटर व कार्डिगन का प्रचलन सामान्य हो गया है। ये राजस्थानी, मेड़वाड़ी राजपूतों के समान सिर पर इडरी के द्वारा ऊंचा जूड़ा बांधती हैं, जिसके ऊपर उनकी रंगीन ओढ़नी का एक विशेष प्रकार की पड़ी होती है। हिंदी फिल्मों की नकल कर लड़कियां अब केश सज्जा में नई नई शैलियों का प्रयोग करने लगी हैं। विवाहित स्त्रियां हिंदू उच्च जाति की स्त्रियों की भांति माथे पर सिंदूर की गोल बिंदी अवश्य लगाती हैं और हाथों में कांच की चूड़ियां पहनती हैं। सामाजिक संरचना बुक्सा जनजाति 4 सामाजिक वर्गों में बटी है। बुक्सा ब्राह्मण समाज में सबसे उच्च स्थान रखते हैं। इसके बाद क्रमशः क्षत्रिय बुक्सा, अहीर बुक्सा और नाई बुक्सा का स्थान है। हिंदू जातियों के समान ही ये अंतर्विवाहित समूह के होते हैं, परंतु हिंदू समाज से भिन्न होते हैं, क्योंकि बुक्सा समाज में विवाह एक अनुबंध मात्र होता है जो पति पत्नी में से कोई भी किसी समय भंग कर सकता है। गांव में प्रत्येक जाति के बुक्सा बिना किसी भेदभाव के एक साथ रहते हैं तथा गांव में सहयोग और भाईचारे के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। गोत अथवा गोत्र बुक्सा समाज की व्यवहारिक मूल सामाजिक इकाई है। इसलिए ये बुक्सा समाज को 15 गोत्रों में विभाजित किया है। विवाह बुक्सा लोगों में भी हिंदुओं के समान ही अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह भी प्रचलित है। साथ ही अंतरजातीय विवाह अधिकांशतः होते हैं। परिवार तथा विवाह का रूप हिंदू समाज के समान है। अधिकांश परिवार का विस्तृत परिवार है, साथ ही केंद्रीय परिवार भी है। अब धीरे धीरे उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। परिवार पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय है। इन लोगों में हिंदू समाज की ही भांति पत्नी विवाह के उपरांत पति घर जाकर रहती है। वर्तमान में इनमें घर जमाई व्यवस्था बढ़ रही है। इनमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है, बहुपति प्रथा नहीं। विधवा विवाह प्रचलित है। तलाक सरलता से हो जाता है। पूर्व वैवाहिक तथा अतिरिक्त वैवाहिक यौन संबंध वृद्धि हो रही है। व्यक्तिवादी विचारधारा विकसित हो रही है, जो नई चेतना, नई शिक्षा, जागृति तथा सामुदायिक विकास का परिणाम है। धर्म बुक्सा आदिवासी में धर्म का व्यापारिक रूप से हिंदू धर्म का ही प्रतिरूप है। ये लोग महादेव, काली माई, दुर्गा, लक्ष्मी, राम, कृष्ण की पूजा करते हैं। काशीपुर उत्तराखंड की चामुंडा देवी सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। इनके व्रत व त्यौहार हिंदुओं के समान ही होते हैं। होली, दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी प्रमुख त्यौहार हैं। ग्राम देवी की पूजा पवित्र स्थान पर गांव के बाहर होती है। प्रकृति पूजा जीवन का रूप भी हिंदू धर्म के समान होता है। उसके साथ साथ जन्म से मृत्यु तक के प्रमुख संस्कार हिंदुओं के समान होते हैं। राजनीतिक संगठन बुक्सा जनजाति में बिरादरी पंचायत एक मुख्य आदिवासी राजनीतिक संगठन है जो बुक्सा समाज में न्याय एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। बिरादरी पंचायत 4 स्तरों में बटी है, जिसमें सर्वोच्च अधिकारी, तख्त, मुंशीफ, दरोगा और सिपाही नामक 4 स्तर सम्मिलित हैं। इन सभी के अधिकारी वंशगत होते हैं और इनमें समाज में बड़े सम्मान से देखा जाता है। गांव की पंचायत में 3 स्तर होते हैं: सरपंच, ग्राम पंचायत का सभापति और मुखिया। ये क्रम से न्याय पंचायत अध्यक्ष, ग्राम पंचायत अध्यक्ष और गांव का मुखिया होता है। ये सभी ग्राम प्रशासन के लिए कटिबद्ध होते हैं। अर्थव्यवस्था बुक्सा आदिवासी के गांव प्राय उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को भावर के नाम से भी जाना जाता है।
यह क्षेत्र हरा भरा उपजाऊ भूमि और स्वास्थ्यकर जलवायु का क्षेत्र है। यहाँ बुक्सा लोग धान की खेती करते हैं। इसके साथ साथ गन्ना, मक्का, गेहूं, चना तथा आला सरसों भी उगाते हैं। कृषि के अतिरिक्त बुक्सा जनजाति के लोग गाय, भैंस, बकरी पालते हैं, जिनका दूध भी प्रयोग किया जाता है। ये लोग नौकरी करना पसंद नहीं करते। प्रत्येक व्यक्ति कृषि कार्य, लकड़ी, लोहे का काम, मकान बनाना, ईलिया बुनना, मछली पकड़ने के जाल बुनना, बर्तन बनाना जानता है। परंतु उनकी यह आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा जनजातियों के आर्थिक उत्थान हेतु चलाई गई विभिन्न योजनाओं से इनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। माहीगीर जनजाति निवास क्षेत्र। माहीगीर आदिवासी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करते हैं। ये लोग नजीबाबाद के अलावा सहारनपुर, जलालाबाद, कीरतपुर, मनेरा, मंडवार और धारानगर में निवास करते हैं। उत्पत्ति। माहीगीर जनजाति मछुआरे हैं तथा उन्हीं से अपना संबंध बताते हैं। महाभारत में भी इस जनजाति के होने का उल्लेख मिलता है। भाषा व बोली। माहीगीर आदिवासी एक विशेष प्रकार की बोली बोलते हैं जो खड़ी बोली से मिलती जुलती है। इन लोगों में शिक्षा का प्रसार बहुत कम है। धर्म। इस जनजाति के लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया है। मस्जिद का उपयोग नमाज पढ़ने के लिए करते हैं। इन लोगों में सामाजिक भेदभाव एवं ऊंच नीच कम पाई जाती है। विवाह। माहीगीर जनजाति अपने ही समुदाय में विवाह करती हैं। विवाह के रीति रिवाज मुस्लिम तौर तरीके से संपन्न होते हैं। भोजन। राजी आदिवासी मुख्य रूप से जंगली जानवरों का शिकार कर उनके मांस का प्रयोग भोजन हेतु करते हैं। ये लोग नीच जाति के लोगों का छुआ हुआ भोजन नहीं करते हैं। इनके परिवार के सभी सदस्य चौके रसोई में एक साथ भोजन करते हैं तथा साथ साथ स्पिरिट का प्रयोग शराब के रूप में करते हैं। अर्थव्यवस्था। इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है। हालांकि परंपरागत साधनों से मत्स्य आखेट के कारण इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। इस कारण कुछ लोग मजदूरी व रिक्शा चलाने का भी कार्य करते हैं या कृषक श्रमिक के रूप में भी काम करते हैं। माहीगीर जनजाति के अधिकांश सदस्य एक ही कार्य करते हैं। हालांकि माहीगीर मछुआरों का जीवन व्यतीत करते हैं, फिर भी इन्हें अपने आपको मछुआरे कहलाने पर आपत्ति होती है। ये नगरों के पास स्थित तालाबों में मछली पकड़ने का काम करते हैं, लेकिन अब नगरों का विकास होने के कारण तालाबों के नष्ट हो जाने से इन लोगों का मछली पकड़ने का अधिकार भी लगभग समाप्त हो गया है। इस कारण इनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई है। सामाजिक व्यवस्था। माहीगीर जनजाति का सामाजिक संगठन अति सरल है। ये लोग संगठित समाज के रूप में रहते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ये स्वयं साधन उपलब्ध करते हैं। अपराध करने की प्रवृत्ति इन लोगों में कम पाई जाती है। इनके समाज में पंचायतों का प्रचलन है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत की इकाई होती हैं, जिसमें बादशाह तथा वजीर विभिन्न मामलों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बादशाह और वजीर के पद वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं। पंचायत में निर्णय सम्मति से किए जाते हैं, जिसके सभी आदर करते हैं। इस जनजाति में शिक्षा का काफ़ी अभाव है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी आधुनिक उपचारों को अपनाने में कठिनाई अनुभव करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार एवं विभिन्न समाजसेवी संस्थाएं इनके पिछड़नेपन को दूर करने के लिए प्रयत्नशील है। खरवार जनजाति निवास क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में खरवार जनजाति निवास करती है। इनका मूल क्षेत्र बिहार तथा पलामू और 18 हजारी क्षेत्र है। खरवार 11वीं व 12वीं शताब्दी में अपने पूर्ण वैभव को प्राप्त है। इनका पतन मिर्जापुर के दक्षिणी भाग में चंदेल राजाओं द्वारा 1203 ईस्वी में किए गए आक्रमणों के उपरांत था। उत्पत्ति। खरवार आरंभ में एक शिकारी जनजाति थी। कुछ इतिहासकार का कहना है कि खरवार कत्थे का व्यापार करते थे, जबकि कुछ लोग इन्हें बिहार में सोन घाटी का क्षेत्र शासक मानते हैं। वर्तमान में इस जाति के लोगों की आर्थिक दशा काफ़ी खराब है। इस कारण इन्हें जनजाति की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। इनकी जनजातियों में सूरजवंशी, पटबंदी, दौलतबंदी, खैरी, राउत, मोंगती, मोजियाली, गो अरमिया आदि हैं। ये शरीर में खूंखार व बलिष्ठ होते हैं। इनकी स्त्री पुरुषों की भांति हिम्मती व बहादुर होती हैं। भाषा तथा बोली। विभिन्न स्थानों पर रहने वाले खरवारों की भाषा व बोली पर स्थानीयता का प्रभाव परिलक्षित है। इनकी वाणी में कर्कशता अधिक देखी जाती है तथा किसी शब्द का उच्चारण खींच कर करते हैं।
प्रमुख रूप से खरवार जाति के लोग अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, जैसे रे, तोर, मोर, केकर, ओकर आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। वेशभूषा खरवार जाति के लोग साधारण टेहुन तक धोती, बड़ी एवं सिर पर पगड़ी पहनते हैं तथा स्त्रियां साड़ी पहनती हैं। इनके आभूषणों में हैकल, हुंसली, बाजूबंद, कड़ा, नथीनी, बेरेखा, गुरिया या नगा की आला आदि प्रमुख हैं। धर्म खरवार जनजाति मुख्य हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करती हैं। ये लोग बघूस, घमासान, बनसंती, दूल्हादेव, गौरिया, शिव, दुर्गा, हनुमान आदि देवी देवताओं के अलावा वृक्षों में सैमल, पीपल, नीम तथा जंतुओं के नाग, बिच्छू आदि की पूजा करते हैं। इनकी स्त्रियां टोना करने में बड़ी दक्ष होती हैं। पर्व खरवार जीवित पुत्रिका, जिउतिया, अनंत चतुर्दशी, नवरात्रि, होली आदि पर्व हर्षोल्लास से मनाते हैं तथा इन पर्वों पर नाचते गाते एवं कर्मा का आयोजन करते हैं। इन अवसरों पर मदिरापान की विशेष रूप से किया जाता है। भोजन खरवार जाति के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। मुख्यतः गेहूं व चावल का प्रयोग भोजन में करते हैं, लेकिन उत्सवों के अवसर पर पशुओं का मांस खाते हैं तथा मदिरापान भी करते हैं। शेर, भालू, चीता, सुअर आदि का शिकार कर मांस खाते हैं। अर्थव्यवस्था प्रारंभ में खरवार जनजाति के लोग जंगलों पर आश्रित थे, लेकिन प्रदेश सरकार की वनों की विशेष सुरक्षा की नीति के कारण अब इनके लिए वनों की लकड़ी काटना निषेध कर दिया गया है। अब ये लोग जंगल में दातून, पत्ता, लकड़ी तक नहीं काट पाते हैं। वर्तमान में न तो इनके पास कृषि भूमि है और न ही कोई उद्योग धंधा, अतः इन्हें मजबूर होकर भिक्षाटन के लिए निकलना पड़ता है। कुछ स्थानों पर इन्हें बंधुआ मजदूरों का भी जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। फलस्वरूप इनमें शिक्षा की नाममात्र को ही पाई जाती है, क्योंकि अपनी गरीबी के कारण ये अपने बच्चों को विद्यालय में भेज नहीं पाते हैं। इनके बच्चे गाय बैल चराने, बीड़ी पत्ता तोड़ने एवं लकड़ी काटने का काम करते हैं। सदियों से शोषित रहने के कारण खरवार जनजाति की आर्थिक दशा और भी दयनीय हो गई है। सरकार इनके आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि ऐसे नई वीडियोस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।